जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में लेके आया हूं बच्चों कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स जरूर आते हैं। इवन यहां तक कि जो क्लोज टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स और उसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एगो और बिफोर का डिफरेंस, कि एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस होता है, इनका यूज कैसे किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा एगो। बच्चों, एगो का मतलब होता है पहले। पहले का मतलब आज से पहले, वर्तमान से पहले, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बैक या फिर अर्लियर। ये एक एडवर्ब की तरह काम आता है, मैं इसको एज ए एडवर्ब काम में लेता हूं। और एक बात और बता दूं बच्चों कि एडवर्ब का, इस एगो का प्रयोग केवल और केवल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। और पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका यूज होता है। अब मैं आपको इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, जैसे 2 months एगो, 6 months एगो, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। इस तरह से हम एगो का प्रयोग करते हैं। एक बात और, एगो से पहले हमेशा टाइम का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एगो से पहले क्या आता है? हमेशा टाइम आता है। जैसे अब जरा बोर्ड पे देखो सभी बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि आई मेट राम, मैं राम से मिला 2 months एगो, 2 महीना पहले। तो यहां पे जो एगो है बच्चों, ये एक एडवर्ब है और इससे पहले हमेशा क्या आता है? टाइम आता है। और इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया जाता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इस सेंटेंस का मीनिंग बता देता हूं। मैं मिला था राम से 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, हमेशा एगो से पहले क्या आता है? टाइम का यूज किया जाता है, समय का यूज होता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। राम आया था 10 minutes अगो, 10 मिनट पहले राम आया था ना। इस सेंटेंस में बच्चों एगो से पहले क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। और हमेशा कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये जो केम है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है बच्चों। एक ओनली इसी टेंस में यूज होता है, इसके अलावा और किसी भी टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एगो को कैसे यूज करते हो, कहां यूज करते हैं। अब मैं आपको बिफोर का डिफरेंस बताता हूं बच्चों। आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है कि बिफोर का मीनिंग भी क्या होता है? पहले होता है। और इसका यूज हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, यानी किसी भी टेंस में आ सकता है। जैसे एगो केवल पास्ट टेंस में यूज होता है, लेकिन हम बिफोर का प्रयोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं। और मैं इसे एक एडवर्ब या इसे एक कंजंक्शन या इसे एक प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल में ले सकता हूं। जैसे मैं आपको सबसे पहले इसको एज अ प्रीपोजिशन में आपको समझाता हूं कि हाउ टू यूज इट एज अ प्रीपोजिशन। तो यहां पे जो राम है, इससे पहले जो बिफोर का यूज हुआ है बच्चों, यहां पर बिफोर एक प्रीपोजिशन है। क्या ये? प्रीपोजिशन। क्योंकि जो प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद में हमेशा क्या आती है? नाउन आती है। तो यहां पर जो राम है वो नाउन है। जैसे आई केम बिफोर राम, आई केम बिफोर राम, मैं राम से पहले आया था। तो यहां पे राम क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। नाउन है ये राम, और राम से पहले बिफोर आया तो बिफोर यहां पर क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। अगली आपकी स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा होगा एक और कंजंक्शन के रूप में हम बिफोर को कैसे यूज में लेते हैं ना। जब भी कंजंक्शन के रूप में बिफोर को हम यूज लेते हैं बच्चों, अब देखिए जरा, जब भी हम कंजंक्शन को बिफोर के रूप में यूज लेते हैं तो इसके बाद में भी एक क्लॉज आता है और इससे पहले भी एक क्लॉज आता है, और बीच में बिफोर क्या होता है? एक कंजंक्शन। क्लॉज क्या होता है बच्चों? क्लॉज होता है किसी भी सेंटेंस में जब अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होता है तो उसे क्लॉज कहते हैं। तो ये जो क्लॉज है इसमें एक सब्जेक्ट होगा और उसके साथ एक वर्ब आएगी। यहां भी एक सब्जेक्ट होगा और यहां भी एक क्या होगी? वर्ब होगी। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं कि आई हैड स्लेप्ट, मैं सो चुका था, बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं सो गया था। तो यहां पर ये एक क्लॉज हुआ और इससे पहले भी एक क्लॉज हुआ, और बीच में ये क्या है? कंजंक्शन है। हर क्लॉज में अपना क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। तो यहां पर आई क्या है? एक सब्जेक्ट, और यहां पर हैड स्लेप्ट क्या है? यहां पर एक वर्ब है, और इधर ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और इधर क्या है? ये वर्ब। तो बिफोर को मैं एक कंजंक्शन की तरह भी इस्तेमाल में ले सकता हूं और एक प्रीपोजिशन की तरह भी इस्तेमाल में ले सकता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि बिफोर को हम एडवर्ब
के रूप में कैसे यूज करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा कि बिफोर को जब भी हम किसी एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। कहां पर आता है? सेंटेंस के एंड में आता है। अब मैं जरा आपको बोर्ड पे देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि सेंटेंस के एंड में ये कैसे आएगा और आप इसको कैसे पहचानोगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटिफुल, आई नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल हाउस बिफोर। मैंने इससे पहले कभी इतना सुंदर घर नहीं देखा। यहां पे नेवर का मतलब है कभी नहीं। यहां पे सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या है? हैव सीन। और बिफोर को बिल्कुल क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में लिखा है। जब भी सेंटेंस के एंड में बिफोर आएगा तो वो एक एडवर्ब होगा, और जब किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा तो वो एक प्रीपोजिशन होगा। और जब दो क्लॉज के बीच में होगा, जैसे यहां पर ये क्लॉज है, हर क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, तो जब दो क्लॉज के बीच में हम बिफोर को लगाएंगे तो वो एक कंजंक्शन का काम करता है। आई होप अब मैं आपको तीनों को आपकी स्क्रीन पे मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों को हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले एज अ प्रीपोजिशन, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा बिफोर। दूसरा एज ए कंजंक्शन, जब दो क्लॉज के बीच में होगा। और जो थर्ड है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जब सेंटेंस के एंड में आता है बिफोर तो वो एक एडवर्ब का काम करता है ना। ये था हमारा एगो और बिफोर का डिफरेंस ना। एक और मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखिए फिर से। एगो का प्रयोग हमेशा समय से के बाद होता है, मतलब एगो से पहले हमेशा एक टाइम आएगा, लेकिन जो बिफोर है बच्चों उससे पहले टाइम नहीं आता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस, ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब मैं आपको एक और कंफ्यूजिंग वर्ड की ओर ले जा रहा हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया हो गया एक और कंफ्यूजिंग वर्ड, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है सर। आज मैं आपको बताता हूं कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है। जरा देखिए ना बच्चों, दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही प्रीपोजिशंस होते हैं। बोथ आर प्रीपोजिशंस। दोनों को मैं एज अ प्रीपोजिशन यूज लेता हूं, लेकिन दोनों के बीच में मीनिंग का डिफरेंस है। जैसे बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में या के समीप, अर्थात नियर, और बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं कि ही केम, वो आया, एंड सेट, और बैठ गया, बिसाइड मी, मेरे बगल में। वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। यहां पे जो बिसाइड हुआ ये एक प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ? ये प्रीपोजिशन हुआ। और इसके बाद में ये क्या है? ये हमारा प्रोनाउन हुआ। और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो यहां पर ये एक प्रोनाउन हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। मतलब वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। अब मैं आपको बिसाइड्स का मतलब समझाता हूं और उसका सेंटेंस देखिए क्या है। ही बॉट, उसने खरीदी, ही बॉट सम चॉकलेट्स, उसने कुछ चॉकलेट्स खरीदी, बिसाइड्स द केक, उसने केक के अलावा या केक के अतिरिक्त कुछ चॉकलेट्स खरीदी ना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। तो केक तो उसने खरीदा ही खरीदा, उसने केक तो खरीदा ही था, प्लस में उसने क्या खरीदी? उसने चॉकलेट्स भी खरीदी। यानी बिसाइड्स क्या बताता है? बिसाइड्स बताता है प्लस करना, यानी ऐड करना। वो केक खरीदने गया लेकिन साथ ही साथ उसने क्या खरीद ली? उसने चॉकलेट्स भी खरीदी। तो जब भी कोई चीज जब भी कोई काम ऐसा करो कि हां ये तो कर ही रहा हूं, इसके अतिरिक्त मैं ये भी कर रहा हूं, तो वहां पर जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है बिसाइड्स। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूं कि ही वॉज डांसिंग, वो डांस कर रहा था, बिसाइड्स सिंगिंग, गाने के अतिरिक्त। यानी वो गाना तो गा ही रहा था, बिसाइड सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गाना गाना, वो गाना तो गा ही रहा था, उसके अलावा वो डांस भी कर रहा था। तो जब भी कोई काम आप करो उसके अतिरिक्त कोई साथ साथ एक और काम करो, यानी ऐड कर दो। एक चीज के साथ दूसरी चीज जब हम ऐड कर देते हैं तो वहां पर हम बिसाइड्स को लगाते हैं। जैसे उसने केक के साथ चॉकलेट्स को ऐड किया, या सिंगिंग के साथ उसने डांसिंग को ऐड कर दिया। और जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है के बगल में, नियर। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देख के समझाता हूं। मैंने लिखा कि माई हाउस, मेरा घर, इज मानी है बिसाइड द रिवर,
रिवर के बगल में, मेरा घर नदी के बगल में है, तो मेरा जो घर है वो नदी, एक नदी बह रही है, उसके बगल में मेरा घर है। तो यहां पे बिसाइड को मैंने यूज किया है, ना कि बिसाइड्स को। तो आई होप आपको ये बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या नजदीक, नियर, और ये एक प्रीपोजिशन होता है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और ये भी एक प्रीपोजिशन होता है। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब चीजों को जोड़ने का काम हम करें, यानी आप कोई एक चीज खरीदें, उसके साथ साथ कोई दूसरी चीज भी खरीद लें। तो बच्चों, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताएं कि कैसी क्लास लगी। अब नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय।